नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवेद चैनल पर। आज हम लेके आए एक नया वीडियो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसको हम ELSS कहते हैं। ये कैसे हमें हेल्प करेगा टैक्स सेविंग में और वेल्थ क्रिएशन में। तो वीडियो प्लीज डोंट स्किप इन बिटवीन, मतलब एंड तक देखिए तो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। किसी ने चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो सबको नॉलेज मिलेगा और आपको भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम हमें कैसे हेल्प करेगा टैक्स और धन कमाने में। तो काफी समय हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, नौकरी वाले होते हैं या बिजनेसमैन, सबको इनकम टैक्स की चिंता लगी हुई होती है। तो हम देखेंगे कि एक ऐसा पॉपुलर टूल जो काफी इन्वेस्टर्स यूज करते हैं अपने टैक्स सेविंग के लिए। तो प्लीज एंड तक देखिए। जो कॉमन ऑप्शंस यूज करते हैं काफी सारे इन्वेस्टर्स टैक्स सेविंग के लिए इंडिया में, उनको हम देख लेते हैं। जैसे काफी लोग ELSS पे भरोसा करते हैं, कुछ लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF में पैसे डालना पसंद करते हैं, कुछ लोगों का पैसा NPS में जाता है, कुछ लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना में भी रुचि है। और हमें काफ़ी सारे कंपनीज यूलिप के प्लान भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारी ट्रेडिशनल बीमा पॉलिसी तो है ही। उसके बाद राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ये भी काफ़ी सालों से बहुत पॉपुलर है। उसके बाद कुछ लोग अपने होम लोन को भी यूज़ करते हैं टैक्स सेविंग के लिए। उसके बाद काफ़ी सारे टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हमारे आसपास है। तो उसमें क्या है कि ELSS एक ऐसा ऑप्शन है जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है। उसमें क्या एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंडेक्स फंड के बारे में, तो ये इंडेक्स फंड जैसे पैसिव फंड नहीं है, इसमें एक्टिवली फंड मैनेजर इन्वॉल्व होते हैं और इसमें इक्विटी ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है। इसी वजह से हमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में एक प्रोविजन है जिसके अंतर्गत हमको इनकम टैक्स सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, तो 3 साल तक आपके पैसे नहीं निकल सकते इस फंड। अब ELSS में हम पैसे क्यों डालना चाहते हैं या क्यों डालना चाहिए, तो इसमें टैक्स सेविंग तो एक होगा भी, काफ़ी समय हमें एक डाइवर्सिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन पे भी हमारे कुछ वीडियोस ऑलरेडी है चैनल पे, आप देख सकते हैं, जिसमें इक्विटी ओरिएंटेशन ज़्यादा होने की वजह से जो होता है कि मिनिमम 65% का क्राइटेरिया होता है किसी भी फंड को मानने के लिए कि ये इक्विटी फंड होना चाहिए। कुछ जगह ये 100% भी जा सकता है। तो और क्या हमें एक एडवांटेज मिलता है कि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, मतलब हमारा असेट अलोकेशन डाइवर्सिफाई हो जाता है। और काफ़ी सारे इन्वेस्टर, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी 1.25 करोड़ से ज़्यादा निवेशक जो है वो इस स्कीम पे भरोसा कर रहे हैं, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट पे भरोसा कर रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें जो असेट अलोकेशन होता है ELSS में वो किस प्रकार का होता है, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये ऑप्शंस तो है ही। कुछ फंड्स हमने ऐसे ऑब्जर्व किए हैं जो माइक्रो कैप स्टॉक्स में भी लगाते हैं, मतलब जो बहुत छोटे छोटे कंपनीज होती है उसमें भी पैसा लगाते हैं। तो हमें एक अंदर ऐसा दिखता है कि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप का एडवांटेज मिलता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ अलोकेशन डेट या अदर थिंग्स में भी जाता है, तो उसकी वजह से वो फंड बन जाते हैं काइंड ऑफ इक्विटी हाइब्रिड या डेट या इक्विटी डेट फंड, इस टाइप के मतलब होते। लार्जर अलोकेशन इक्विटी में होता है, बट कुछ अलोकेशन होता है डेट और अदर। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आते हैं तो आपके लिए ये फंड अच्छा काम कर सकता है। किसी इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स सेविंग करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये फंड उनके लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। जो लोग लॉक इन पीरियड के लिए तैयार है कि 3 साल हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए भी ये अच्छी बात है। आप यंग इन्वेस्टर्स है और आप एडवांटेज लेना चाहते हैं कि अभी इक्विटी फंड मार्केट का हम फायदा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमारे पास रिस्क लेने का भी ऑप्शन है और अच्छा रिटर्न कमाने का भी ऑप्शन है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जनरली ELSS फंड्स काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने से पहले हमें उसका जोखिम भी जानना चाहिए। जैसे कि हमें पता है ये इक्विटी लिंक मार्केट रिस्क है, तो उसमें हमें रिस्क तो है ही। उससे आगे क्या हमें ये भी देखना चाहिए कि ये फंड सही में जो इंडेक्स होता है जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स, क्या उससे भी ज़्यादा रिटर्न देता है। हमने फाइंड आउट किया है कि लास्ट कुछ टाइम में कुछ फंड्स ऐसे हैं जो
डेफिनेटली मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, बट कुछ फंड्स ऐसे हैं जो मार्केट से कम भी रिटर्न, तो ये भी आपको नापना चाहिए। उसके बाद आपको लॉक इन पीरियड है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये रिस्क है, अगर बीच में हमें पैसों की ज़रूरत पड़े तो क्या करें। तो इसमें एक प्रोविजन भी है, हम इस पे कुछ लोन भी उठा सकते हैं। तो कुछ बैंक इसमें 50 to 60% का जो वैल्यूएशन है उसके अनुसार आपको लोन देने के लिए तैयार होते हैं। तो आपको ये जो सेविंग है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको गिरवी रखना पड़ता है। इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको क्या लाभ हो सकते हैं। जैसे एक तो लाभ है, हमें पता है कि जो सेक्शन 80C के अंदर जो इनकम टैक्स का एक्ट है उसके अनुसार 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें टैक्स एक्सेम्पशन के लिए कंसीडर की जाती है। तो कुछ लोगों का इसमें 46,000 से ज़्यादा भी पैसे बच जाते हैं। तो सबका ही उतना अमाउंट नहीं बचेगा, वो अपने अपनी आय कितनी है और हमें कितना टैक्स लगता है उस पर डिपेंड है। तो जिनकी आय ज़्यादा है या टैक्स ज़्यादा है उनके लिए ज़्यादा बचत का यहाँ पे संभावना है। उसके बाद ये इक्विटी बेनिफिट देता है, तो हमें लॉन्ग रन में अच्छा, मतलब ऐसा हिस्टोरिकल तो रिकॉर्ड है इसका कि जिसने अच्छा रिकॉर्ड क्रिएट करके दिया है। तो कंपाउंडिंग फैक्टर जो है उस पर भी हमारे एसआईपी पे काफ़ी सारे वीडियोस है जो आप देख सकते हैं चैनल पे। उसके बाद इसमें कोई न्यूनतम और अधिकतम की सीमा जो है वो नहीं है यहाँ पे। तो हम मिनिमम इतना ही हो सकता है कि अगर किसी फंड की कंडीशन है कि मिनिमम हमारे लिए 5,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वही आपके लिए मिनिमम होगी। मैक्सिमम का ऐसा कोई लिमिट हमने देखा नहीं। और जो लॉक इन पीरियड होता है, एफडी में भी 5 साल का होता है, एनएससी में होता है 5 साल का, एनपीएस में तो रिटायरमेंट टाइम तक होता है, पीपीएफ में 15 साल का। तो सब में लॉक इन पीरियड तो है ही, इसमें सबसे कम टाइम जो है लॉक इन पीरियड का वो इसमें है। तो इसीलिए कभी कभी कुछ इन्वेस्टर्स जो है वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इसमें कैपिटल गेन में भी कुछ हमारा फायदा हो सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। जो इसमें समय देते हैं मिनिमम जो है 3 साल का तो देना ही पड़ता है। तो उससे लाभ क्या हो सकता है हमारा, कि हम एक सफिशियंट टाइम उस फंड को देते हैं कि जो ग्रो करने के लिए, मतलब फंड मैनेजर को पता है कि जो पैसा आए हैं वो 3 साल के लिए तो मिनिमम हमारे पास रहेगा। तो हम उसको ऐसे स्टॉक्स में लगा सकते हैं जो 3 साल में काफ़ी सारा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 3 या 5 साल में होता क्या है कि साइकिल्स में जो अप डाउन होते हैं जो स्टॉक्स में, वो होते रहते हैं। तो इस सारे में गुजरने के बाद वो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। उसमें जो डिविडेंड आते रहेगा वो भी आपके रिटर्न में ऐड होते रहेगा। अभी हम कोशिश करते हैं कि अच्छे फंड फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके कुछ मानदंड हमें रखने पड़ते हैं। जैसे कि हमें उसका पास्ट रिकॉर्ड तो देखना ही पड़ेगा। बट पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है इसका मतलब भविष्य में वो अच्छा करेगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, बट हमें एक मेजरमेंट तो है ना, उन्होंने पास्ट में अच्छा किया है तो अभी कर सकते हैं। तो उनका क्या करना है कि हमें मार्केट में वो कितने साल से वो स्कीम है, उसके बाद उसका अपना परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उस कैटेगरी के बाकी फंड्स का परफॉर्मेंस कैसे रहा, और उस ड्यूरेशन में उस कालखंड में हम उस इंडेक्स का परफॉर्मेंस भी कैसे रहा, जैसे निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा है, सेंसेक्स का परफॉर्मेंस। तो हमें तो एक्सपेक्टेशन ऐसा ही रहेगा कि ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड से तो ये इंडेक्स से ज़्यादा ही रिटर्न देना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंस रेशो भी हमें देखना चाहिए। कम एक्सपेंस रेशो है इसका मतलब फंड बहुत अच्छा है ऐसा नहीं होता है, बट एक क्राइटेरिया होता है, अगर एक्सपेंस रेशो कम हो तो हमें उतना ही रिटर्न ज़्यादा मिलने की जो होते हैं चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस पे भी हमारे कुछ वीडियो है कि कैसे हम ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं डायरेक्ट फंड में। उसके बाद क्रिसिल रैंक भी एक रिलायबल फैक्टर होता है। अच्छा क्रिसिल रैंकिंग है तो हमारे लिए एक अच्छा क्या होता है, गेस कर सकते हैं हम कि ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। जितने पैसे उनके पास ज़्यादा होंगे तो वो उतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा सकते हैं। जैसे ज़्यादा फंड है तो उनके लिए एक बड़ा टीम भी हायर कर सकते हैं रिसर्च के लिए, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी हम आज बात नहीं करेंगे, जिसमें कहा जाता है अल्फा बीटा शार्प रेशो। इसके बारे में आपको अगर जानना है तो कमेंट में लिखिए, तो हम एक सेपरेट वीडियो भी उस पे ऊपर बनाएंगे। परफॉर्मेंस देखने से पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि उस फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस या ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो कितने सालों से ये फंड मैनेज कर रहे हैं, और उसके बाद उसके बाकी फंड ने भी कैसा परफॉर्मेंस दिया है। इससे हमें एक अंदाजा आ सकता है कि उस ये फंड कैसे काम कर सकते हैं। अभी हम आपके लिए लेके आए कुछ ऐसे फंड्स जो लास्ट 3 साल में अच्छा रिटर्न दिए हुए। तो यहाँ पे 15 फंड्स की लिस्ट है, ये सबसे बेस्ट है, हम इसका दावा नहीं कर रहे, बट हमें ये लगता है कि ये फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो काफ़ी सारे फंड्स है, एसबीआई के काफ़ी सारे फंड्स है, क्वांट
का फंड है, BOI का है, कैनरा रोबेको, मीरा एसेट्स का है, DSB का है, यूनियन बैंक का है, फिर सुंदरम का है। काफ़ी सारे फंड्स इस लिस्ट में है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और एक बार देख लीजिए इसमें कौन से फंड्स है। थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी हम देखते हैं ज़्यादा साल के लिए। तो यहाँ पे हमने 5 साल का जब कंपैरिजन किया तो कुछ फंड्स और हमें मिले। तो ये 3 साल और 5 साल में भी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ फंड्स तो ऐसे हैं, देखो दोस्तों, कि ये जैसे सुंदरम का फंड है, जो माइक्रो कैप में हमें देता है। तो उसमें क्या है कि आपको रिस्क ज़्यादा है बट रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस है। तो आप अपनी रिस्क एबिलिटी देखने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना ही है तो आप कैसे चुनेंगे अच्छे फंड्स? तो आपको अपनी जोखिम क्षमता लेनी है और उसको मैच करना है उस फंड के स्ट्रैटेजी के साथ। फिर उसके बाद उसमें पैसा लगा सकते हैं। उसका इक्विटी का अलोकेशन कैसा है, बाकी इंस्ट्रूमेंट का अलोकेशन कैसा है, वो भी आपको देखना चाहिए। और उस फंड की परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी कैसे है, मतलब पास्ट में उसने कैसे परफॉर्म किया, इसको देखने के लिए हमने कुछ कंपैरिजन भी आपके लिए लेके आए हैं। हमने कुछ फंड्स का आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट हमने कुछ फंड्स ऐसे ही उठाए और देखा कि इसने कैसे परफॉर्मेंस दिया है। तो 5 साल का जब चार्ट देखा निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, तो इन तीनों फंड ने, जो क्वांट का है, कैनरा रोबेको, मेरा एसेट्स है, तो उन्होंने निफ्टी 50 से ज़्यादा ही रिटर्न कमा के दिया है। बट सभी फंड ऐसा देंगे या नहीं, यह पहले हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। जब आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद आप चाहे तो उस फंड से पैसे निकाल सकते हैं रिडेम्पशन करके, उसको किसी अच्छे फंड में स्विच कर सकते हैं, या फिर अपना पोर्टफोलियो देख के अपने रिस्क के अनुसार उसको रीबैलेंस करने की भी कोशिश कर सकते हैं। अब इसके रिटर्न पे इनकम टैक्स लगेगा क्या, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है तो इसको इक्विटी के अनुसार टैक्स लगेगा। इसका लॉकिंग पीरियड 3 साल का है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो ये आता ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। तो उस पर जो टैक्स है अभी के भाव पे, वो है 10%, और उस पर कुछ सेस लगेगा। उस पर भी हमारे कुछ वीडियो है, आप चैनल पे देख सकते हैं, आई बॉक्स में भी लिंक हम दे देंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पे कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, इंडेक्सेशन पे भी हमारा अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं। बट एक प्रोविजन है इसमें, जो आपका जो कैपिटल गेन है अगर 1 लाख तक का है तो आपको कोई टैक्स उस पर भरने की ज़रूरत नहीं। 1 लाख से ऊपर जो हमारा आपका प्रॉफिट होगा उस पर आप टैक्स भरना चाहिए। अगर आप किसी ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी के लिए भी हमारे कुछ वीडियोज़ है, आप एसआईपी में कैसे स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, कैसे फॉलिंग मार्केट में आप ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी हमने बताया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आप अपनी जोखिम क्षमता जो है वो नापनी चाहिए। उसके बाद आपका टैक्स सेविंग का लक्ष्य कितना है वो भी देखना चाहिए। आपका जो कार्यकाल है, जो कार्य अवधि आप उसको देने वाले हैं, वो टाइम पीरियड कितना है। हमें लगता है कि 5 से 10 साल आपके लिए अच्छा पीरियड हो सकता है एक अच्छा रिटर्न कमा के देने के लिए। एक साथ पैसे लगाना उतना अच्छा हमें नहीं लगता है। उससे बेटर है कि आप एसआईपी में उसको इन्वेस्टमेंट करें, या फिर उसको एसटीपी करें। अगर लमसम आपको अमाउंट है तो पहले डेट में डाल के फिर धीरे 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 आप इसको ट्रांसफर कीजिए उस साल में। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं कि वो लास्ट के 3 महीने में टैक्स सेविंग फंड में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च में। इससे अच्छा है कि आप अप्रैल से ही थोड़ा 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 पैसा आप लगा दो। एक फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा फंड के बारे में भी सोच सकते हैं। किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोचना चाहिए कि उस पर टैक्स क्या लगेगा, जो आपको रिटर्न मिलेंगे उस पर। आप अपनी स्टडी तो करनी ही चाहिए। अगर आप ले सकते हैं तो किसी सलाहकार से भी आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। उसके बाद अपना अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो पे भी हमारा वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको वीडियो अच्छा भी लगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपके साथ आपके दोस्तों का भी फ्री में फ़ायदा हो जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर बेल आइकन दबाइए, तो आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और हम गारंटी देते हैं कि हमारे सारे वीडियोस जो आगे भी आएंगे वो अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए ही लाए जाएंगे। कभी भी आपका टाइम पास उसमें नहीं होगा, आप हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखोगे। तो इससे होगा कि आपकी इन्वेस्टिंग भी हैप्पी हो जाएगी,
और उसके बाद वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।